So good morning everyone. So today we are going to see the next part of cell biology and biotechnology. So already in last session we discussed about the commercial applications of biotechnology and other uses of biotechnology, and what is the main role of biotechnology for human health. So today in this session we discuss about the important stage in agriculture development. So we know that our country is called as agriculture country. हम सभी को मालूम है हमारे जो हमारा देश भारत है उसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है. The main occupation of Indian people are farming. So maximum peoples are mainly depending upon the farming. जो हमारे ग्रामीण भागों में जितने भी जो लोग रहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन क्या बोलो तो फार्मिंग है. So today we are going to see what are the important stage in agriculture development. तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. नाउ सी फर्स्ट वन इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकेंड वन इज ब्लू रिवॉल्यूशन और लास्ट वन इज अ व्हाइट रिवॉल्यूशन. तो ये तीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमें क्या है आज क्या है डिस्कशन कर लेना है. फर्स्ट वन इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन. द फादर ऑफ green revolution is Dr. Norman Borlaug and Dr. M.S. Swaminathan. And next one is a blue revolution. तो blue revolution के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, नील क्रांति मिशन started in the 2016 and the father of white revolution is Dr. वर्गीस कुरियन. जो white revolution के जो फादर है वो कौन है बोलो तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन. नाउ सी वन बाय वन. अब हम क्या है एक एक करके उसके बारे में हम क्या कर लेंगे डिस्कशन कर लेंगे. लेट्स सी नाउ. तो स्टार्ट. फर्स्ट वन इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो फर्स्ट हम देख लेते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड डिफाइन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन. Green revolution. The improved methods for harvesting maximum yield from the minimum lands are collectively called as the green revolution. The improved methods for the harvesting maximum yield and maximum production from the minimum land is called as the green revolution. कम खेत में या कम जगह में ज्यादा क्या करना बोलो तो किसी फूड का क्या कर देना प्रोडक्शन करना, उसको हमें क्या कहना है ग्रीन रिवॉल्यूशन कहना है. सो व्हाट इज मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन या डिफाइन ग्रीन रिवॉल्यूशन. द इम्प्रूव्ड मेथड्स फॉर हार्वेस्टिंग मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द मिनिमम लैंड आर कॉल्ड एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो जो इम्प्रूव्ड मेथड्स है हार्वेस्टिंग के, कम प्लेस में क्या करना है, कम खेती में क्या हो तो ज्यादा प्रोडक्शन करने को क्या कहना है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है. सो राइट डाउन the improved methods for the improved methods for the improved methods for harvesting methods for harvesting maximum yield from minimum land are collectively called as green revolution. Are collectively called green revolution. इसको हमें क्या कहना है ग्रीन रिवॉल्यूशन कहना है. The improved methods for harvesting maximum yield from the minimum land. तो मैक्सिमम जो अपना प्रोडक्शन रहता है वो हमें किससे मिलाना है तो मिनिमम लैंड से हमें क्या करना है उसको प्रोड्यूस कर लेना है, उसको रेडी कर लेना है, उसको हमें क्या कहना है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहना है. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके बारे में हमें जान लेना है. सो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वेर started to appear at the beginning of 20th century.
at the beginning of 20th century, the sudden increase in the population started in the world. 20वीं शताब्दी में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था तब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या बोले तो जरूरत पड़ती. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज स्पेशली अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैड बीन badly affected by the effect of poor quality and the quantity of food. So at the time of 20th century, all the countries, especially underdeveloped and the developed countries, had badly affected by the poor quality and the quantity of food. So underdeveloped country है और developed country है, so mainly affected from the poor quantity and the quality of food. तो उस टाइम क्या बोले तो अच्छा क्वालिटी का और क्वांटिटी का फूड्स क्या बोले तो अवेलेबल नहीं था. कब बोले तो इन 20th सेंचुरी में क्या बोले तो जो एक कमतरता भास रही थी कि अच्छी क्वालिटी का क्या वहाँ पर फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा था, नहीं मिला. वेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर द हार्वेस्टिंग maximum yield from the minimum band for corrective are called as the green revolution. So at that time, the various methods are applied for the production of a large amount of food for the people. तो उस समय जो अलग अलग प्रकार के क्या उसको मेथड्स को क्या है यूज किया था, किस लिए बोलो तो फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फूड ग्रेन्स फॉर द सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. जो बढ़ती आबादी है उस आबादी को फूड सप्लाई करने के लिए डिफरेंट काइंड्स के क्या बोलो तो मेथड्स क्या वहाँ पर यूज किए जाते. द वेरियस काइंड ऑफ मेथड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. बढ़ती आबादी को संभालने के लिए, बचाने के लिए क्या है उस समय क्या बोलो तो एक डिफरेंट काइंड्स के क्या है मेथड्स क्या है प्रोडक्शन के लिए क्या बोलो तो यूज किए जा चुके थे. Employs drop varieties of wheat and rice, proper use of fertilizers and pesticides and water management has led to increase the production of food grains and thereby large population have been saved from the hunger. Now see, so at that time, so with the help of proper use of fertilizer and pesticides and water management has led to be increase the production of food grains. So with the help of good fertilizer and the proper management of water increase the production of wheat and the rice to control the conditions. उस conditions को कंट्रोल करने के लिए क्या बोलो तो एक अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स को यूज कर कर और अच्छी क्वालिटी का जो अपना पेस्टिसाइड्स है उसको यूज कर कर और प्रॉपर मैनेजमेंट जो वाटर का है उसको मैनेज करके क्या बोलो तो फूड ग्रेन्स को क्या है डेवलप किया जा चुका और उससे क्या बोलते हैं जितने पीपल्स हंगर है उनको क्या है सेव किया जा चुका था. डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड डॉक्टर स्वामीनाथन हैज वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. सो ऑलरेडी आई टोल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड डॉक्टर स्वामीनाथन हैव कंट्रीब्यूशन इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन. उनका क्या बोलते हैं बहुत बड़ा योगदान रह चुका है. तो 20th सेंचुरी में जो एक कंडीशन चल रही थी बहुत बड़ी कंडीशन वहाँ पर क्या बोलते पोअर क्वालिटी और क्वांटिटी का जो फूड्स क्या वहाँ पर ये नहीं था. वहाँ पर क्या है पब्लिक के लिए जो क्या है बहुत सारे पीपल्स क्या हंगर थे उसको क्या है लार्ज अमाउंट में फूड को क्या करना है अवेलेबल करने का काम कौन किया बोलो तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और क्या है डॉक्टर स्वामीनाथन में ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या बोलो तो बहुत बड़ा क्या है रोल. वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड लैबोरेटरीज आर एंगेज्ड इन द development of new varieties of various crops through the research. Now see, the different kinds of institute and the laboratories are engaged for the development of new varieties of crops through the research. So बहुत सारे जितनी भी हमारे रिसर्च है उनको क्या बोलते हैं एंगेज किया था किसलिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द पीपल. इतने भी वहाँ पर जो रिसर्च थे उनको क्या बोलते एंगेज किया था इसलिए बोलते एक अच्छे क्वालिटी का और क्वांटिटी का फूड्स को क्या करना बोलते सप्लाई करने के लिए. एग्जाम्पल इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IAR. फॉर द एग्जाम्पल इज इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली. नाउ इंडियन IAR न्यू दिल्ली, नेशनल साइकिल रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर एंड अलाइड ब्रांचेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, National Programmatic Research Institute Solapur. The different kinds of institutes are engaged
in the development of new varieties of various crops in the research. तो एक अलग जो अपने दिल्ली में है, सोलापुर में है, नागपुर में है, जो अलग अलग जो रिसर्च है उस टाइम क्या होता है उनको क्या है एंगेज किया था, किसलिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। अंडरस्टैंड? तो अपना जो हमने पढ़ा था द फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज है वो क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। लिसन, सो एट द beginning of the 20th century, due to the sudden increase in the population, the number of peoples are hunger at that time. So peoples are suffering from the poor quality and the quantity of food. उस टाइम का तो poor quality और quantity का फूड था, मैक्सिमम पीपल्स को फूड सप्लाई नहीं हो पा रही थी, मिल नहीं पा रहा था, इसलिए क्या तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या बहुत जरूरी। लिसन, नाउ सी द नेक्स्ट वन स्टेज वन इज द ब्लू रिवॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन में next one is a blue revolution. The next one important stage in the agriculture development is a blue revolution. Blue revolution. Number 2, blue revolution. Now see, define blue revolution. So what is meant by blue revolution? What is the role of blue revolution for the human beings? तो ह्यूमन बींग्स के लिए उसका क्या यूजफुल है उसके बारे में हमें जान लेना है। Now see, the production of various useful aquatic organisms with the help of water is called as the blue revolution. The production of various kind of aquatic organism with the help of water is called as the blue revolution. क्या है? डिफरेंट टाइप्स के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन है किसके माध्यम से होना बोलो तो किसकी हेल्प से वजह से होना, वाटर की हेल्प से होना, उसको हमें क्या कहना बोलो तो ब्लू रिवॉल्यूशन। द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म with the help of water is called as the blue revolution. Production of various useful aquatic animals, aquatic organisms with the help of water is called as a blue revolution. Is called as blue revolution. Is called as blue revolution. Listen. Now see, from ponds and the fishes are very common in the East Asian countries. मतलब ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो हमारे फिशेस का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है तो मोस्टली इन द पॉन्ड्स। However, people are not only thinking of cultivating the fishes and sleepings, but other aquatic plants and animals too. Now see, पीपल्स को इतना ही मालूम है कि क्या बोलते हो जो अपने फिश रहते हैं उनको ही क्या बोलते हो पानी में क्या हम उसको क्या कर सकते प्रोडक्शन कर सकते, लेकिन so with the help of water we produce the different kinds of useful plants and the organisms. तो वाटर के माध्यम से हमें क्या तो कुछ यूजफुल प्लांट्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और कुछ यूजफुल क्या हो तो ऑर्गेनिज्म को भी हम क्या कर सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं। Now see, Government of India has vowed to increase the production by encouraging the people of pisciculture by launching the program. Now see, so Government of India launching the Nil Kranti mission in 2016 to increase the production of aquatic organism. ध्यान में रखिए, in 2016 Government of India launched the Nil Kranti mission. Nil Kranti mission NKM 16. Nil Kranti mission NKM 16 to increase the production and increase the peoples को क्या इंक्रीज करने के लिए
और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला तो नील क्रांति मिशन को क्या है स्टार्ट किया था। सो मराइन एंड फ्रेश वाटर marine and the freshwater fishes is possible on a large scale now. See, so with the help of Nil Kranti missions, so marine and the freshwater fish is possible on the large scale. Freshwater fishes like rohu, catline, other fish products like shrimp and lobster are being cultured on a large scale now. See, so in freshwater fishes, like the example of rohu, catla, and other fishery products and other fishery products like shrimp and lobsters are being cultured on large scale. Now see, so with the help of marine and the freshwater, there are different kinds of organisms are produced. अपने से for example है राहु, catline, the other fishery products like shrimp and lobsters are being cultured on the large scale with the help of marine and the fresh water. तो अपना जो मराइन वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, इसके माध्यम से हम क्या बोले तो आपका जो एग्जांपल रहेगा, जो लोगो है, जो कैटलाइन की कैटेगरी, तो उसके अलग अलग प्रकार के और डिफरेंट टाइप्स के हम क्या बोले तो इसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं. सो अंडरस्टैंड, सो आर्टिसन बाय ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाई इट इज नेसेसरी, उसका क्या मेन रोल है, अब तक हमें जाना है. द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म with the help of water is called as the blue revolution. पानी के माध्यम से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का क्या करना, वो तो प्रोडक्शन करना, उसको ही हमें क्या करना, वो तो ब्लू रिवॉल्यूशन करना है. मिशन टू इंक्रीज एंड एनकरेज द पीपल. सो गवर्नमेंट स्टार्टेड द नील क्रांति मिशन इन 2016. पीपल्स को क्या करना है, अवेयर करना है, उनका इम्पोर्टेंट बताना है, उनको समझाना है, किस तरह से प्रोडक्शंस करना है. ये करने के लिए गवर्नमेंट में क्या क्या तो 2016 में क्या है, नील क्रांति मिशन क्या उन्होंने स्टार्ट किया. तो विद द हेल्प ऑफ marine water and the fresh water we produce the different kinds of fish. Understand? Now see the last one revolution is the white revolution. Last one is a white revolution. White revolution. Various parts of India were rich in milk and milk products. तो हमारे देश में बहुत सारे जो ग्रामीण भाग है, शहरी भागों में क्या होता है, दूध का प्रोडक्शन क्या है, किया जाता है. However, those products were not sufficient to meet the needs of far-flung regions. तो कुछ एरिया में वो प्रोडक्ट्स क्या बोलो तो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर क्या बोलो तो मौजूद नहीं है. सो डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन प्रूव्ड थ्रू द cooperative movement and use of biotechnology that dairy cannot be allied, but it will be mainstream business. He put the cooperative dairy movements of Anand, Gujarat at all time high status now. See, so with the help of biotechnology के माध्यम से to produce abundant milk and the dairy production, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से abundant मिल्क का प्रोडक्शन करना और मिल्क प्रोडक्ट्स रेडी करना, उसको हमें क्या कहना है तो वाइट रिवॉल्यूशन करना है. तो कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट्स दैट वाज अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो अपना कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट्स रहता है जो अपने
ये रहता है, डेयरी जो रहता है उसको ये करके उन्होंने क्या किया बोलो तो, विद द हेल्प ऑफ बायो टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस अबंडेंट मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्शन is called as a fight revolution. Now see, the cooperative dairy movement, the cooperative dairy movement that was undertaken with the help of biology, with the help of biotechnology to produce abundant milk and dairy products. Milk and dairy production is called fight revolution. Now see, the cooperative dairy movement that was undertaken with the help of biotechnology. जो हमारा cooperative dairy movement है उसको क्या करना है, with the help of with the help of biotechnology to produce the abundant milk and the dairy production is called as a fight revolution. जहाँ पर डेयरी रहती है जो ग्रामीण भागों में, उसको कलेक्टिवली उन्हें कलेक्ट करके क्या बोलते हो, एक लार्ज अमाउंट्स क्या बोलते हो, अबंडेंट मिल्क को क्या करना है, रेडी करना है, और उसके माध्यम से क्या बोलते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स रेडी करना है, उसको हमें क्या करना है बोलते हो, fight revolution. The cooperative dairy movement that was undertaken with the help of biotechnology to produce abundant milk and dairy production is called as the fight revolution. For achieving the self-sufficiency in dairy business, various experiments were performed for quality control, level dairy products and their preservation. Now see, for achieving the सेल्फ सफिशिएंसी इन द डेयरी बिजनेस, जो अपना डेयरी क्या बोलते हैं बिजनेस है उसको अच्छा बनाने के लिए क्या बोलते हो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर डन. उसके ऊपर क्या बोलते हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स क्या बोलते हो किए जा चुके हैं. वे परफॉर्म फॉर द क्वालिटी कंट्रोल, नेवर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रिजर्वेशन. सो व्हाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अगेन प्रिफरिंग द लोकल वाइल्ड वैरायटीज. नाउ सी, सो व्हाई पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड are again preferring the local wild varieties. तो क्या होता है, दूध की अच्छी क्वालिटी मिलना, उसका अच्छा रिजर्वेशन होना, इसलिए आज पूरी दुनिया में क्या बोलते हो, लोकल विल्ड वैरायटीज को क्या बोलते हो यूज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. नाउ सी, द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इज डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन. जो अपने डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन है, उन्हें इसको क्या बोलते, उसका बहुत उनका क्या है, द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द व्हाइट रिवॉल्यूशन of Dr. Verghese Curene. डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन का इसमें क्या बोलते हो, बहुत बड़ा क्या है रोल. डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन का व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या बोलते हो, बहुत बड़ा, कि पुट कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट ऑफ आनंद. डॉक्टर वर्गीस ने क्या बोलते हो, फर्स्ट जो अपने कोऑपरेटिव डेयरी है वहाँ पर कहाँ पर स्टार्ट क्या बोलते हो, द फर्स्ट कोऑपरेटिव डेयरी मूवमेंट एट आनंद गुजरात. सभी को मालूम है जो आनंद है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ बोला तो गुजरात. कहाँ पर स्टार्ट हुआ था ये, गुजरात में. जो फर्स्ट जो अपना डेयरी है वो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी बोले तो गुजरात में हुई. दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर. अब तक जो हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंट स्टेज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसको हम हरित क्रांति कहते हैं. नेक्स्ट वन अपना ब्लू रिवॉल्यूशन है, फाइट रिवॉल्यूशन. Now see the next one, fertilizers. हम डिस्कशन कर लेंगे. नेक्स्ट वन इज द fertilizers. So all of understand important agriculture stages for the development. So agriculture को डेवलपमेंट करने के लिए क्या बोलते हो, एक अलग अलग क्या है जिसको हमने क्या है यूज किया. Now see,
fertilizers. Fertilizers. So nowadays, farmers are using the various kinds of fertilizers for the production of crop. आजकल हमारे जो किसान भाई हैं वो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं खत को क्या यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स का क्या होता है ज़्यादा प्रोडक्शन होना, इसलिए क्या उसको यूज कर रहे हैं. टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन द एग्रीकल्चर. वन इज ऑर्गेनिक एंड नेक्स्ट वन इज केमिकल. There are two kinds of fertilizers are used in the agriculture. One is organic. One is organic fertilizer, and next one is chemical fertilizer. Organic and chemical fertilizers are used in the agriculture. Water holding capacity of the soil improves with the soil conservation due to use of manures. Now see. So what is the role of manures? So manure play a very important role to hold the water capacity of the soil improves and also the conservation of the soil. Soil का जो conservation होता है और soil में जो water को hold करने की capacity आती है वो किसकी वजह से बोलो तो only due to the manure. अपना खत रहता है उससे ही क्या होता है उसमें capacity आ जाए. There are two kinds of fertilizers are used in the form. One is organic fertilizer and next one is chemical fertilizer. So water holding capacity of the soil improves with the soil conservation due to the use of a manure. तो हमें मैन्योर की यूज करना है. हमारे सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए बढ़ाने के लिए क्या बोलते हमें क्या है फर्टिलाइजर्स क्या करना है तो यूज करना है. सॉइल को क्या बोलते सॉइल को क्या है कंजर्व करने के लिए, तो अपना सॉइल का कंजर्वेशन करने के लिए और सॉइल की जो क्या बोलते वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या बोलते वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सो 5 फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स क्यों यूज किए जाते हैं? सॉइल की क्या बोलते वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और सॉइल का कंजर्वेशन करने के लिए क्या बोलते फर्टिलाइजर्स यूज करना बहुत जरूरी है. Upper layer of the soil essential in agriculture is formed due to the humus formation. Now, due to the humus formation, upper layer of a soil is essential for the agriculture. जो हमारे जो जमीन का जो अपर लेयर रहता है वो हमें खेती करने के लिए क्यों यूजफुल रहता है बोलो तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस का जो फॉर्म होता है जो रेडी हो जाता है ह्यूमस, इसकी वजह से हमारे जो फॉर्म का क्या होता है अपर लेयर के हमें यूजफुल होता है. वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम कैन बी अवेलेबल टू क्रॉप्स ड्यू टू द अर्थवॉर्म्स एंड द फंगी. हमें जो मालूम है बहुत सारे जो अपने पोटेशियम है, कैल्शियम जो भी हमें सॉइल में मिलता है वो क्या होता है क्रॉप्स के लिए क्या बहुत ही जरूरी है. Soilless farming, hydroponics, liquid chemical fertilizers are used. However, there are more harmful effects of liberal use of chemical fertilizer. It includes a decrease in the fertility of the soil. But nowadays, there are different kinds of the chemicals are used for the large production of crops. It is very harmful for our soil. आजकल जो हम बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज कर रहे, किसलिए बोलो तो हमारे सॉइल का क्या बोलो तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे उसको क्या करना हमें कंट्रोल में लाना है, तभी हमारी सॉइल क्या बोलते हैं अच्छी क्या है फर्टिलिटी हमें दे सकती है, अच्छी रह सकती है. Now see, understand? So what is the use of fertilizers? So अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर को अगर यूज करते हैं, so what is the difference between the chemical fertilizers and the organic fertilizers? हम उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे. So what are the difference between the chemical fertilizers and the organic fertilizers? Now see, organic fertilizers improve the water holding capacity of the soil and the soil conservation takes place. ध्यान में रखिए, ऑर्गेनिक जो अपना मैन्योर रहता है जो ऑर्गेनिक रहेगा. Now see, so the difference between organic fertilizer and
chemical fertilizer, organic fertilizer and chemical fertilizer. Chemical. Now see first one. So organic fertilizer improve the water holding capacity. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करने के बाद क्या हो जाएगा हमारे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो तो बढ़ जाती है। वाटर होल्डिंग है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट डिक्रीज इन फर्टिलिटी, इसमें क्या हो तो क्या हो जाता है अगर हम केमिकल यूज करते हैं अंडरस्टैंड तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो कम हो जाएगा। सो डिक्रीज इन फर्टिलिटी ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, डिक्रीज इन फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी है जब हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे वो क्या हो जाएगी तो कम हो जाएगी। ड्यू टू ह्यूमस फॉर्मेशन अपर लेयर ऑफ द सॉइल इज फॉर्म्ड। जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ह्यूमस का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ह्यूमस फॉर्मेशन। ड्यू टू ह्यूमस फॉर्मेशन द अपर लेयर ऑफ अ सॉइल इज फॉर्म्ड। जब ये मैन्यूर यूज करेंगे, मैन्यूर यूज करने के बाद जो ह्यूमस हमारा फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से हमारा जो सॉइल है उसका अपर लेयर हमें क्या होता है खेती करने के लिए क्या रहेगा यूजफुल रहेगा। नाउ टॉक्सिक फॉर सॉइल बैक्टीरिया, अगर हम केमिकल यूज करते हैं तो क्या रहेगा टॉक्सिक फॉर सॉइल बैक्टीरिया कैटल एंड ह्यूमन। नाउ टॉक्सिक फॉर सॉइल बैक्टीरिया कैटल एंड ह्यूमन। इसीलिए हम जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे वो हमारे सॉइल्स के लिए भी क्या करो कैटल के लिए हो और ह्यूमन बेस के लिए वो क्या रहेंगे टॉक्सिक रहेंगे। Essential elements like nitrogen, potassium, calcium are easily available due to the activities of earthworms and the fungi। जो अपने essential जो elements है NPK जिसको हम बोलते हैं, NPK elements are easily available due to the organic farming। due to the organic farming यूज करने के कारण हमें क्या होता है तो अपने 3 यूजफुल जो एलिमेंट्स है वो हमें क्या हो जाएंगे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज करने के बाद ये एलिमेंट्स क्या होता है हमें क्या उसमें सॉइल में नहीं मिलते। सो इन दिस सेशन we discussed the importance of this in the agriculture development and what is the role of a fertilizer in field। तो हमारे खेती में फर्टिलाइजर्स का क्या यूज है इसके बारे में हमने जाना है। So today's topic will be continue on next session।